हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं इकाई 1, जी हां, गणित शिक्षण प्रथम वर्ष का जो कि षष्ठम प्रश्न पत्र है, उसका इकाई 1 हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित जैसा विषय थोड़ा कठिन होता है, जिसे कठिन माना भी जाता है और इसका प्रश्न पत्र भी कुछ हद तक कठिन आता है। तो इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे कैसे लिखना है, इसके उत्तर, उन सब की जानकारी हम लेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके अंक विभाजन को। तो ये जो पूरा इकाई है ये 12 अंकों की आती है। जी हाँ, ये पूरी इकाई जो है 12 अंकों की आती है। साथ ही साथ 5 नंबर के 4 नंबर और 2 अंकों के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 2 पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू कर लेते हैं हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना। तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, गणित की व्यापकता सार्वभौम है, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, सार्वभौम का अर्थात ये कि प्रत्येक चीज में, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक कार्य में गणित की आवश्यकता होती है। तो क्या यह सही है, बताइए। तो गणित की व्यापकता सार्वभौम है, यानी कि गणित को सभी ने माना है, सभी ने इसको स्वीकार किया है। गणित की व्यापकता सार्वभौम है, ये सभी जगह इस्तेमाल होता है। सब्जी लेने से लेकर बिजनेस करने से लेके आप पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर लीजिए, उसमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। क्या, या तो वो विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या कला हो, हर जगह पर गणित की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, संख्याओं की आवश्यकता पड़ती ही है। जी हाँ, गणित की व्यापकता सार्वभौम है। प्रकृति के अनगिनत व्यवहार गणित की सहायता से ही संभव है। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। मेरुदंड मतलब हथियार होता है, गदा जैसा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई हाँ, गणित की व्यापकता सार्वभौम है। ये आपको 1 अंकों में पूछ सकता है कि बताइए सत्य है कथन या असत्य है, हाँ या ना, कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है। या फिर आपको वो एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दे सकता है। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक चुनना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, गणित की व्यापकता सार्वभौम है। गणित जो है सभी को पसंद है, सभी ने स्वीकार किया, सभी जगह उसका उपयोग होता है। तो गणित की व्यापकता सार्वभौम है, यही कहना है। दूसरा, प्रकृति के अनगिनत व्यवहार गणित की सहायता से ही संभव है। जी हाँ, प्रकृति के जो अनगिनत व्यवहार होते हैं, जी हाँ, प्रकृति में जो अनगिनत व्यवहार है, यानी कि लेन देन, हिसाब किताब, जो भी चीजें होती हैं, वो सब कुछ गणित की सहायता से ही हो पाती है, बिना गणित के नहीं हो सकता। पृथ्वी जो है 365 दिन में चक्कर लगाती है, तो वह 365 क्या है, हमारा गणित ही तो है। और 24 घंटे का दिन रात होता है, क्या है, गणित ही तो है। हमारा समय 60 मिनट का 1 घंटा होता है, क्या है, समय ही भी गणित ही तो है। गणित की सहायता के बिना नहीं हो सकता। तो यह विज्ञान, तकनीक, इन सभी के लिए गणित की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही स्वीकार किया गया, महत्वपूर्ण एवं सब आधारित इसी पर होता है, वही है गणित। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न बहुत ही ज्यादा संभावना है इसके पूछे जाने की। जी हाँ, कई बार ये पूछ चुका है, इस बार बहुत संभावना है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। तो भाई प्राकृत संख्या किसे कहते हैं वो जान लीजिए। ऐसा ही पूछ सकता है, प्राकृत संख्या पर टिप्पणी लिखिए। भाई प्राकृत संख्या क्या है, बताइए। तो प्राकृत संख्या क्या, वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो संख्या प्रयोग की जाती है, 1 2 3। जी हाँ, 1.5 1.2 ये नहीं, ठीक है, वस्तुओं की गिनती करनी है। कोई भी चीज आधी या 1.5 नहीं हो सकती, कोई भी चीज 1 होगी 2 होगी, ऐसे। तो वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो संख्या प्रयोग की जाती है उसको प्राकृत या घन पूर्णांक संख्या कहते हैं। 2 नाम है, याद रखिए। एक है प्राकृत संख्या, जी हाँ, उसे हम प्राकृत संख्या या फिर घन पूर्णांक भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, वस्तुओं की गिनती के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें ही प्राकृत या फिर घन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जी हाँ, उसे प्राकृत या फिर घन पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के आधार पर देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। जी हाँ, आपको यही लिखना होगा। आप अंग्रेजी वाला मत लिख कर आइएगा, बता देते हैं पहले ही प्रश्न में। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, आपने जो लिखा है 0, अंग्रेजी वाला मत लिखिएगा। और वैसे भी गणित शिक्षण है तो आपको यही लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारे प्राकृत संख्या का प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है कि गणित के कोई 4 प्रतीक और उनके अर्थ लिखिए। जी हाँ, बहुत ही उदाहरणपूर्ण वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप तो गणित के 4 क्या, इससे कई सारे चिन्हों से, प्रतीकों से जानकारी तो रखते ही होंगे, उनके बारे में आप जानते ही होंगे। तो गणित के कोई 4 प्रतीक व उनके अर्थ बताइए। कोई 4 प्रतीक यानी कोई 4 सिंबल और उनका मीनिंग बता दीजिए, उनका अर्थ बता दीजिए। तो ये है पहला, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, जो आप देना चाहें, जो आप देना चाहते हैं उनके बताइए। तो प्लस यानी धन, जिसमें जोड़ना है, इसका अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ा जाता है। भागा यानी कि डिवाइड देना, भाग देना।
तीसरा है गुना यानी कि गुना करना, चौथा है घटक यानी कि घटाना। तो यहाँ पर मैंने 4 ऐसे प्रतीक लिखे हैं, चारों का नाम और उनका आप जान सकते हैं कि उसका अर्थ लिखे। तो इसी प्रकार से लिखेंगे आप तो ही आपको उत्तर मिलेगा। सिर्फ ऐसे लिख के आ जाओगे उसका अर्थ नहीं बताओगे तो नहीं मिलेगा उत्तर। वो उसको क्या कहते हैं ये भी लिखना है, उसको जो उत्तर उसका अर्थ जो है वो भी लिखना है आपको उत्तर में, ध्यान रखिएगा। मैंने चिन्ह भी बनाए, चिन्ह को क्या कहते हैं वो भी बताया, और चिन्ह का अर्थ क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। जी हाँ, ये तो प्रश्न पूछा था कि 4 प्रतीक और उनके अर्थ बताइए, तो प्रतीक को क्या कहते हैं ये भी लिखना जरूरी है और उनके अर्थ भी। तो 4 हमारे प्रतीक क्या है, प्लस यानी कि धन यानी कि जोड़ना, भागा यानी कि डिवाइड यानी कि भाग देना, गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना, माइनस घटक यानी कि घटाना। तो ये हमारे 4 प्रतीक हैं गणित के और इनके चारों के अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए अब ये प्रश्न के बारे में बता दूं, ये गणित के कोई 4 प्रतीक और उनके अर्थ लिखिए। तो ये प्रश्न जो है 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जी हाँ, प्रथम वर्ष की 2020 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसके दोहराने की पूर्ण संभावना है। या तो ये प्रश्न पूछ देगा गणित की कोई 4 प्रतीक और उनके अर्थ लिखे, अथवा आपको पूछ सकता है प्राकृतिक संख्या पर टिप्पणी लिखिए। इस बात को ध्यान रखिए, 2 में से कोई एक पूछेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा, और ये तो आ भी चुका है 2020 की परीक्षा में। जी हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि चौथे प्रश्न की ओर कि एकीक नियम क्या है। जी हाँ, ये एकीक नियम क्या होता है, एकीक नियम क्या है, तो एकीक का अर्थ होता है एक चीज पर आधारित। इस बात को जान लो, एकीक का अर्थ होता है एक पर आधारित। जी हाँ, एकीक नियम क्या है, तो एकीक का अर्थ है एक पर आधारित। इसमें एक वस्तु के मूल्य का ज्ञात होने पर क्या करते हैं, अधिक वस्तु के मूल्य का ज्ञान करने के लिए हम एक वस्तु के मूल्य को बाकी उसकी संख्या, जितनी वस्तु की संख्या है उससे गुना कर देते हैं। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, एक वस्तु का ज्ञान करते हैं, फिर उस एक वस्तु का जो भी आता है मूल्य उसको हम सारे, जैसे 10 है तो 10 से गुना कर देंगे, 15 है तो 15 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि एक टॉफी जो है, एक चॉकलेट जो है वो 6 रुपए की या 5 रुपए की आ रही है, 5 रुपए की, ठीक है, और हमारे पास 10 चॉकलेट है, तो हम 5 से 10 को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। तो हमें सभी वस्तुओं की संख्या के गुना करने के बाद हमें उसका मूल्य पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एकीक नियम है, यही एकीक नियम है, ध्यान रखिएगा। एकीक का अर्थ है एक पर आधारित। इनमें से एक वस्तु के मूल्य का ज्ञात होने पर अधिक वस्तु के मूल्य का ज्ञान करने के लिए हम एक वस्तु के मूल्य में वस्तुओं की संख्या में गुना कर देते हैं। तो ये हमारा एकीक नियम है, यही है एक पर आधारित। जी हाँ, याद रखिएगा, एकीक का अर्थ होता है एक पर आधारित। तो यहाँ पर हमारे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही मैंने बताए, इन चारों प्रश्नों का आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, और इसके बाद हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य। जी हाँ, प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, प्राप्य उद्देश्य से संबंधित एक प्रश्न आपको आ सकता है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि जब कभी हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उन लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं उन्हें हम प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। यानी कि लक्ष्य का निर्धारण करने के पश्चात जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं उसे ही प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। तो प्राप्य उद्देश्य कक्षा में अध्यापक द्वारा किए जाने वाले तत्कालिक तथ्य होते हैं। कभी भी प्राप्य उद्देश्य यानी कि कक्षा में अध्यापक जो कार्य देता है कि ये कीजिए, इसको सीख लीजिए तो आपको परीक्षा में अंक मिलेंगे, उसको सीख लीजिए, तो हमारा निर्धारण क्या है, परीक्षा में अंक हासिल करना। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी जो सीखेंगे, सवाल जो भी प्रश्न हल करेंगे, तो हमारा उसका एक ही लक्ष्य हो गया, परीक्षा में अच्छे नंबर लेना। ठीक है, तो इसी को प्राप्त उद्देश्य कह दिया जाएगा। प्राप्त उद्देश्य अर्थात लक्ष्यों का निर्धारण। जी हाँ, लक्ष्यों का निर्धारण ही प्राप्त उद्देश्य है। लक्ष्यों का निर्धारण करने के पश्चात उसे प्राप्त करना, उसे पाना ही हमारा क्या है, लक्ष्य उदाहरण है, या फिर प्राप्त उद्देश्य। प्राप्त उद्देश्य यानी कि प्राप्त करने वाला उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि हमारा मोटिव, हमारा जो लक्ष्य है उसकी बात हो रही है, और प्राप्त मतलब प्राप्त करना। तो प्राप्त करने वाला लक्ष्य को ही क्या कहते हैं, प्राप्त उद्देश्य कहते हैं, यानी कि लक्ष्यों का निर्धारण। जी हाँ, लक्षणों का उदाहरण, लक्ष्यों का उदाहरण करना ही। अब 7 प्राप्त उद्देश्य होते हैं, 7 प्रकार के, इस बात को ध्यान रखिएगा, 7 होते हैं। यहां मैं एक ही प्रश्न अभी यहां पर करवा रहा हूं, बहुत ही डिटेल में कराऊंगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, कुल मिलाकर 7 प्राप्य उद्देश्य के प्रकार होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बन गया कि प्राप्य उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य, सलाघात्मक उद्देश्य। जी हाँ, सलाघात्मक यानी कि यहां पर आपको 7 प्रकार के क्या मिल रहे हैं, आपको प्राप्य उद्देश्य मिल रहे हैं। यानी कि प्राप्य उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए, लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद हम जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, हमारे लक्ष्य के निर्धारण के पश्चात, या साधारण तौर पर कहते हैं कि हम
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसे ही प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। तो प्राप्य उद्देश्य जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे 2 प्रश्न ऐसे ही बता दिए मैंने आपको, ठीक है। तो उसे ही प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। प्राप्त उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य और संलग्नात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो भाई चलिए एक एक करके इनको जानते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहला ज्ञानात्मक। जी हाँ, अगर कोई उद्देश्य मतलब हम ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञानात्मक, जी हाँ, ज्ञान के लिए अर्जित कर रहे हैं तो भाई वो क्या होगा? ज्ञानात्मक। इस बात को ध्यान रखिए, इसमें सूत्र, पद, संख्या इन सबको ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक यानी ज्ञान अर्जित करने का जो हमारा उद्देश्य है उसे हम ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं। यानी कि हम जो भी कार्य करेंगे जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो कौन सा उद्देश्य होगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। तो आप इसमें थ्योरी लिखिएगा, आप परीक्षा में शुरुआत ऐसे कीजिएगा अगर आया प्रश्न तो, ठीक है। चांसेस बहुत है इसके आने के, ध्यान रखिएगा। पहले भी आ चुका है प्रश्न, 2015 में आ चुका है, ठीक है, और आपको अभी भी आगे मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? तो ऐसा आप लिखेंगे, उसके आगे आपको 4-5 वाक्य की आपकी थ्योरी जो अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। आपको ऐसे सातों के साथ नहीं लिखने, एक लिखिए उसका थोड़ा 4-5 लाइन की थ्योरी, फिर दूसरा लिखिए 4-5 लाइन की थ्योरी, ऐसे करके हमें लिखना है, क्योंकि 5 नंबर के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, 5 या 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? अगर कोई उद्देश्य जिसमें ज्ञान अर्जित करने की भावना हो, या फिर कोई कार्य हम ज्ञान अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, यदि किसी उद्देश्य की पूर्ति क्या है? ज्ञान अर्जित करना है, जिसमें हमें नई चीजें सीखना, ज्ञान मिलता है, तो उसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ये हो गया हमारा पहला क्या? ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरा, अवबोधात्मक उद्देश्य क्या है? जिस भी उद्देश्य में हमें अवबोध कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, ज्ञान अर्जित के लिए नहीं, कुछ नया सिखाया जाता है, ठीक है। अवबोध कराने के लिए, पहचान कराने के लिए, जब हम किसी चीज का, किसी संख्या का, किसी प्रश्न का हल जब देखते हैं, उसका अवबोध हमें होता है, तो उसे ही अवबोधात्मक उद्देश्य कहते हैं। जी हाँ, इसमें क्या होगा? नई चीजों का ज्ञान नहीं कराएंगे, इसमें हमें बस अवबोध कराएंगे, यानी पहचानना सिखाएंगे, दिखाएंगे, इससे ज्ञान नहीं होगा। ये हमारे पहचान के लिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक है। तीसरा है ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य। जी हाँ, ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य यानी ज्ञान उपयोगात्मक, ठीक है। ऐसा ज्ञान जिसका उपयोग हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। अगर मैं जोड़ घटाने की बात करूं तो हमारे डेली जो जिंदगी है उसमें जरूरत पड़ती है। ज्यामिति हो गया, है ना, और भी कई चीजें हैं, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऐसे चीजें हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है, जिन्हें पढ़कर, जिन्हें जानकर हम उपयोगी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा ज्ञान जो हमारे उपयोग में आकर जीवन जीने में मदद करे तो उसको हम ज्ञानोपयात्मक उद्देश्य कहते हैं। इसमें क्या होता है? ज्ञान का उपयोग करना सिखाया जाता है, यानी सवालों को हल करना, प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। हमें जो ज्ञान पहले से प्राप्त है, जैसे आपको और मुझे अभी हिंदी पढ़ना आता है, आपको और मुझे जोड़ भगा घटाना ये सब आता है, तो आप और मैं मिलकर कोई भी प्रश्न जो आएगा उसको हम हल कर सकते हैं। यानी अपने पुराने ज्ञान का उपयोग करते हुए हम कुछ उद्देश्य पाना चाहते हैं, उसे ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य कहते हैं। जी हाँ, ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, वो है हमारा चौथा, जो कि है कौशलात्मक उद्देश्य। जी हाँ, कौशलात्मक उद्देश्य। अब एक कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? तो जिसमें हम अपने कौशल यानी कि अपना टैलेंट दिखा पाए, अपना कौशल दिखा पाए, उसे कौशलात्मक उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि रेखा चित्र, बीज गणित, जी हाँ, ऐसे जिसमें हमें कुछ ऐसा अपना कौशल दिखाना पड़े, हमारी हैंड राइटिंग, हमारा टैलेंट, ये सब दिखाना पड़े, हमारा कौशल दिखाना पड़े, उसे कहते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें बालक या छात्र अपने कौशल का उपयोग करते हुए कई नवीन प्रकार की चीजें सीखता है, कई नवीन प्रकार के कार्य करता है, उसे ही हम कौशलात्मक उद्देश्य कहते हैं। ये प्रथम हो गया। उसके बाद अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। भाई अभिवृत्त्यात्मक, अभिवृत्ति यानी इच्छा, जिसमें भाई अभियात्मक यानी कि उसे जो भी सीखने की इच्छा हो रही है उसकी वृत्ति संबंध है या नहीं है, यानी छात्र को जो सिखाया जा रहा है क्या वो उसके उद्देश्य से आधारित है, क्या उसके उद्देश्य से संबंधित है, इसे ही अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कहते हैं। जी हाँ, ये हो गया अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा अवबोधात्मक उद्देश्य, तीसरा ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य, चौथा कौशलात्मक उद्देश्य, पांचवा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अब बात करते हैं छठवें की, जो है अभिरुचियात्मक। यहाँ छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं उसे हम अभिरुचियात्मक कहते हैं। जी हाँ, अभिरुचियात्मक यानी कि जिसमें छात्र अभिरुचि, अपना इंटरेस्ट, अपनी इच्छा जाहिर करके हाँ हमें सीखना है। उदाहरण के तौर पर छात्रों को कहानी वाले वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, कहानी वाले बहुत पसंद आते हैं, या फिर छात्रों को
जो भी अंक गणित है वो बड़ा पसंद आता है, तो छात्र क्या करते हैं उसमें रुचि लेते हैं सीखने में। छात्र कला में बहुत रुचि लेते हैं। अगर हम बात करें सम संख्या, विषम संख्या, इस प्रकार के अगर कुछ ऐसे प्रश्न या ऐसे विषय होते हैं तो वो छात्रों को बहुत पसंद आते हैं। तो छात्र जिनमें अभिरुचि लेकर सीखे, जिन उद्देश्यों की पूर्ति अभिरुचि के साथ होती है, उसे हम कहते हैं अभिरुचियात्मक उद्देश्य। अब बढ़ते हमारे 7वें यानी अंतिम प्राप्त उद्देश्य की तरफ, जो है शलाघात्मक उद्देश्य। जी हाँ, शलाघात्मक उद्देश्य। इसमें जो भी छात्र ने अभी तक सीखा है, जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया है, उसका निचोड़ यहां पर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि उसके संपूर्ण प्राप्त उद्देश्यों में से यह अंतिम प्राप्त उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के माध्यम से वह अपने शुरू में अर्जित किए सारे प्राप्त उद्देश्यों को चेक करता है, उसे जांचता है, परखता है। तो याद रखिए यह है शलाघात्मक उद्देश्य। यहां पर आपके 7 प्रकार के उद्देश्य हैं जो कि प्राप्त उद्देश्य कहलाते हैं। प्राप्त उद्देश्य मतलब लक्ष्य निर्धारण करने के पश्चात जो हम कार्य करते हैं, अपने जो उद्देश्य बनाते हैं, उसे ही प्राप्त उद्देश्य यानी प्राप्त करने वाले उद्देश्य, उद्देश्य को प्राप्ति करने वाले कार्य, उसे ही प्राप्त उद्देश्य कहते हैं, जो 7 प्रकार के होते हैं। कौन से 7 प्रकार? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य और शलाघात्मक उद्देश्य। आपको ऐसे ही लिख रहा है, एक लिखेगा, उसके 3-4 लाइन की उसमें वाक्य थ्योरी लिखेगा, फिर एक दूसरा लिखेगा, फिर थ्योरी। तो ऐसे आप लिख देंगे तो इतने से 5 नंबर नहीं मिलने वाले। ये लिखकर इसमें आपको 4-5 अपने भाषा में, अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चाहे गलत भी क्यों ना कर दीजिए, कोई गलत नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि कोई भी जो शिक्षक होता है सिर्फ यही पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, अंदर की थ्योरी को नहीं पढ़ता। तो ये सही होना चाहिए। और वैसे भी आप गलत थोड़ी लिखेंगे, आप इसमें कोई सामान्य ज्ञान थोड़ी लिखने वाले हैं, आप इस बात को ही समझाएंगे ना। ज्ञानात्मक मतलब क्या होता है समझा दीजिए अपने शब्दों में, कोई गलत नहीं देगा, आपको सही मिलेगा। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रमेय। आप सभी ने अपने गणित के समय में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि प्रमेय किसे कहते हैं। जी हाँ, प्रमेय क्या होता है? प्रमेय यानी कि थ्योरम या फिर आइडेंटिटी, जिसे हम प्रमाणित करते हैं, जिसे हम प्रूफ करते हैं। जी हाँ, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित में प्रमेय किसे कहा जाता है? प्रमेय किसे कहते हैं गणित में? तो प्रमेय किसी गणित पद्धति की परिकल्पनाओं तथा पहले से प्रमाणित प्रमेयों का तार्किक एवं निष्कर्ष होता है। किसी प्रमेय की वैधता को स्थापित करने की विधि उपपत्ति कहलाती है। इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रमेय क्या होता है। प्रमेय जो है किसी गणित पद्धति यानी कि गणित का कोई मेथड होगा, मैथ्स का कोई मेथड होगा, जिससे हम परिकल्पनाओं तथा पहले से प्रमाणित प्रमेयों का तार्किक एवं निष्कर्ष होता है। जी हाँ, एक आइडेंटिटी निकालना, एक थ्योरम प्रूफ जिसे कहते हैं। जैसे कि हम कह दें कि भाई साइन स्क्वायर थीटा, या आप सब लोग जाते होंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो ये प्रूफ कैसे हुआ है? ये हमारा एक प्रमेय की तरह है। जी हाँ, इसे बनाना, इसे सही साबित करना, प्रूफ करके दिखाना, यही हमारा क्या है? प्रमेय है। इस बात को ध्यान में रखिए। और प्रमेय को स्थापित करने की विधि, इसे हम उपपत्ति यानी कि प्रूफ भी कहते हैं। जी हाँ, ये सिद्ध कीजिए, उसे सिद्ध कहना भी उपपत्ति कहते हैं, थ्योरम। ठीक है, तो यही बात यहां बताई गई है। सिंपल भाषा में याद रखिए कि प्रमेय क्या है। तो प्रमेय जो होता है वो क्या है? एक गणित की पद्धति, परिकल्पनाओं तथा निष्कर्ष तथा पहले से प्रमाणित प्रमेयों के तर्क बोध निष्कर्ष को कहते हैं। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, तार्किक एवं निष्कर्ष होता है। जी हाँ, कोई भी चीज जो आपने लिखा है, जैसे कि 2 + 2 इक्वल्स टू 4, 2 + 2 इक्वल्स टू 4, ये 4 है। तो भाई ये तार्किक है और इसका निष्कर्ष भी, आप कुछ भी कर लो, ये 2 + 2 4 होता है, हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो है ये तार्किक है और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई 4 ही होता है दो जोड़ने पर। जी हाँ, क्योंकि जोड़ जो है यानी जोड़ना, यानी जो जोड़ धन था वो जोड़ना होता है। तो प्रमेय किसी गणित पद्धति की परिकल्पनाओं, ध्यान से सुनिए, प्रमेय जो होता है किसी गणित पद्धति की परिकल्पनाओं तथा पहले से प्रमाणित प्रमेयों का तार्किक एवं निष्कर्ष होता है। तार्किक एवं निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, एक फाइनल रिजल्ट होगा, ध्यान रखिएगा। किसी प्रमेय की वैधता, अगर कोई प्रमेय जो सही है या गलत है, सही गलत सिद्ध करना क्या कहलाएगा? उसकी उपपत्ति कहलाती है। क्या कहते हैं? उपपत्ति कहलाती है। ध्यान से सुनिए, उपपत्ति कहलाती है। किसी प्रमेय को सिद्ध या असिद्ध, वो सही है कि नहीं है, वैध है कि अवैध है, यह सिद्ध करना उपपत्ति कहलाती है। इस बात को ध्यान में रखिए। पहली बात ये कि प्रमेय क्या है। प्रमेय जो है किसी गणित पद्धति की परिकल्पनाओं तथा पहले से प्रमाणित प्रमेयों के तार्किक निष्कर्ष को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। प्रमेय क्या है? गणित पद्धति का परिकल्पना
एवं पहले से स्थापित परिणाम, पहले से स्थापित जो प्रमेय होंगे उनके तर्क और निष्कर्ष को ही प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय को सिद्ध करना सही या गलत है, इसे ही उपपत्ति कहते हैं। जी हाँ, प्रमेय की वैधता को स्थापित करने की विधि ही उपपत्ति कहलाती है। अब प्रमेय के भाई 3 प्रकार भी हैं, 3 उपपत्तियां भी हैं। जी हाँ, प्रत्यक्ष उपपत्तियां, अप्रत्यक्ष उपपत्तियां और असिद्ध करने की विधि। प्रश्न यही पूछता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपपत्तियों को समझाइए। तो ये प्रत्यक्ष उपपत्तियां क्या है, अप्रत्यक्ष उपपत्तियां क्या है, चलिए इनके बारे में आपको समझा देते हैं। तो प्रत्यक्ष उपपत्तियां का अर्थ यह है कि हम किसी चीज को प्रत्यक्ष मानकर प्रूफ करते हैं। जी हाँ, उसे सिद्ध करके दिखाते हैं कि हाँ ये सही है। इस प्रकार से जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड एक दायां साइड लेकर, राइट हैंड साइड बायां साइड लेकर, ऐसा कुछ हम करते हैं, दायां बायां लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेकर एक को लेकर चलते हैं और दूसरी संख्या ला देते हैं और बता देते हैं कि हाँ देखो ये इसके बराबर है, तो सही मान लिया हमने। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष उपपत्तियां। या फिर दूसरा होता है अप्रत्यक्ष उपपत्तियां, जिसमें हम मान लेते हैं कि पिता की आयु x है और बालक की आयु y है और दोनों की आयु मिला के 45 है, 45 है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45, 45। तो ये हमने अप्रत्यक्ष रूप से माना कि हाँ होगा, मान लेते हैं। तो ये है अप्रत्यक्ष उपपत्ति। बाद में यहाँ पे इसका वैल्यू डाल के संख्या लाके उत्तर लाते हैं, x और y का मान पता करते हैं। तो यही तो हमारा क्या है, उपपत्तियां है। जी हाँ, ये अप्रत्यक्ष उपपत्ति है, यानी हमने जाना नहीं था लेकिन इसको मान लिया था और हम 2 + 2 बता देते थे। हम जानते हैं भाई ये प्रत्यक्ष है, जानते ही, ये देख ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको जानते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष उपपत्ति। और दूसरा प्रत्यक्ष में हम पहले से जानते हैं, अप्रत्यक्ष में हमें मानना पड़ता था कि हम जान सके। और तीसरा है असिद्ध करने की विधि। जी हाँ, किसी भी एक चीज को सिद्ध या असिद्ध करके दिखाइए। अगर कहा जाए कि सम संख्या और विषम संख्याएं 2 प्रकार की होती है, सम संख्या, विषम संख्या, क्या यह सिद्ध है करके बताइए। जी हाँ, यदि किसी का कोई संख्या पूरी तरह से भाज्य है तो उसे हम बोल देते हैं भाई सम। अगर कोई विषम है यानी कि वो अभाज्य होगी तो हम उसे विषम कह देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जिसका हम भाग दे पाएंगे पूर्ण रूप से वो हमारे लिए विषम, जिसको नहीं दे पाएंगे वो हमारे लिए सम। तो इस प्रकार से होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप सम विषम के बारे में। तो यही हमारा असिद्ध करने की विधि है, यानी कि ये हमारा प्रमेय हो गया कि गणित में प्रमेय किससे कहा जाता है। तो गणित में प्रमेय मतलब भाई गणित की किसी पद्धति से कोई निष्कर्ष निकालो पहले से प्रमाणित प्रयोग से, तो तर्क जो हो, तार्किक हो और निष्कर्ष हो, तभी उसको हम प्रमेय बोलेंगे। और प्रमेय जो है उसको स्थापित, प्रमेय की वैधता को स्थापित करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे उपपत्ति कहते हैं। और उपपत्ति यहाँ पर 3 है भाई, प्रत्यक्ष उपपत्तियां, अप्रत्यक्ष उपपत्तियां और असिद्ध करने की विधि। प्रत्यक्ष उपपत्तियां में क्या होता है, आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देना पड़ता है कि ये दिख रहा है एक आदमी की आयु इतनी है, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष उपपत्ति की बात करें, आयु की इतनी है, पहले हम इसकी आयु इतनी मान लेते कि हमारे पास इतने फल हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अप्रत्यक्ष उपपत्ति। हमने मान लिया, ऐसा है नहीं लेकिन माना, ताकि हम बाद में उसका सही उत्तर जान सके। ये कहलाता है अप्रत्यक्ष उपपत्तियां। उसके बाद असिद्ध करने की विधि, किसी भी एक स्टेटमेंट, किसी भी एक प्रयुक्त दिया गया कथन को उसको सही सिद्ध करना है, गलत सिद्ध करना है, ये हमारा असिद्ध करने की विधि होती है। अगर कहा गया कि 2 गुना 2 4 होता है, ये हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारा क्या होगा, असिद्ध करने की। हम करके दिखाएंगे कैसे होता है, जोड़ के भी वही दिखाएंगे। जी हाँ, 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, हमने कर दिया सिद्ध। तो हमारे असिद्ध करने की विधि है कि हाँ 4 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, उससे कम नहीं होता। तो ये हो गया हमारा प्रमेय का उत्तर, महत्वपूर्ण है, आ सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छात्रों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% गारंटी दे सकते हो इससे रिलेटेड प्रश्न तो आएगा ही आएगा। जी हाँ, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर परीक्षा में डीएलएड के सारे पेपर उठाकर देख लीजिए आप, इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर होता है। तो इसी प्रश्न की तरह होता है वो, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो है 7वां नंबर का जो संबंधित है, वो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की पहचान गणित शिक्षण की कक्षा में कैसे करेंगे। जी हाँ, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की, ठीक है, बालक छूट गया है, पिछड़े बालक की पहचान जो आप कैसे करेंगे। ठीक, मानसिक रूप से यदि कोई पिछड़ा हुआ बालक है तो उसकी पहचान गणित की शिक्षण कक्षा में कैसे होगी। यदि आप गणित के शिक्षक हैं, आप गणित पढ़ाते हैं, तो आप उसके पिछड़ेपन की पहचान कैसे करेंगे, किस बालक की, जो मानसिक रूप से पिछड़ा हो। यानी शरीर तो उसका हष्ट-पुष्ट होगा लेकिन उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मनोस्थिति वैसी नहीं होगी, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम देखो 2 विधियां हैं, एक है मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण करना मतलब जांचना, देखना कि हाँ बालक के हाव भाव क्या है, बालक का जो प्रदर्शन है
परीक्षा में या जो भी टेस्ट होती है उसमें कैसा है, तो उसी की बात करनी है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण और कुछ अन्य विधियां भी है, उनकी बात हम करेंगे। तो आपको एक विधि लिखनी है, उस विधि के बारे में आपको थ्योरी लिखनी है अपने भाषा में, ठीक है, अपने मन से, अपने शब्दों में। तो पहला जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, उसके मन को आप जान सकते हैं कैसे, सामूहिक परीक्षण। सभी छात्रों से आप सवाल जवाब लेना शुरू कीजिए। अगर सभी लोग बता पा रहे हैं, कुछ बालक बताने में असमर्थ हो, समझिए कौन छात्र हैं, वो मानसिक रूप से पिछड़े छात्र, हो गई पहचान। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक छात्र सीखे। और यदि कोई छात्र जो पिछड़ रहा है, वो कक्षा में बहुत शांत बैठता है, वो अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहा, परीक्षा में दिन ब दिन उसके नंबर कम होते जा रहे हैं, तो उस बालक में मानसिक पिछड़ेपन की शिकायत अवश्य देखी जा सकती है। और ये पता कैसे चलेगा, तो इसके कुछ साधन है। पहले तो सामूहिक परीक्षण कीजिए, सभी को बोलिए कि सभी लोग क्या करेंगे, सवालों का जवाब देंगे, फटाफट सवाल पूछना शुरू कीजिए। अगर कोई सवाल पूछने में, सवाल के उत्तर देने में रुचि नहीं दिखा रहा, शांत बैठा है और वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि समूह में वो भाग नहीं ले रहा है, यानी कि वो मानसिक रूप से पूछ रहा है। मानसिक रूप से पिछड़े लोग शांत रहते हैं, दूसरों से अलग थलग रहते हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं देते, जी हाँ, प्रतिक्रिया नहीं देते। तो यदि आप सामूहिक परीक्षण करेंगे तो सारे जो मानसिक रूप से पिछड़े नहीं होंगे वो सब तो फटाफट उत्तर देंगे, फटाफट बोलेंगे, किंतु जो पिछड़ा होगा वो नहीं बोलेगा। तो समझ जाएंगे आप सामूहिक परीक्षण से, जी हाँ, इस विधि से हम जानकारी लगा सकते हैं भाई कौन बालक पिछड़ा है मानसिक रूप से, कौन नहीं। फिर आता है दूसरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जी हाँ, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी प्रत्येक छात्र को आप प्रश्न हल करने के लिए देंगे और शामपट कार्य दे सकते हैं कि शामपट में बुलवाएंगे और बोलेंगे प्रश्न हल करो। यदि वो कर पाता है तो समझ जाइए ठीक है, नहीं कर पाया तो समझ जाइए वो व्यक्तिगत बुद्धि उसकी जो है थोड़ी कमजोर है, क्षीण है, यानी कि उसके ऊपर मानसिक दबाव है, यानी कि वो मानसिक रूप से पिछड़ गया है। तो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों की पहचान करने के लिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी किया जा सकता है। यानी अगर एक जैसा सबसे परीक्षा ले ली जाए तो पता चल जाएगा, जिसके अंक कम आएंगे या जिसका जो सरल से सरल, आसान से आसान शब्दों का प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, पता चल जाएगा वो मानसिक रूप से पिछड़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको क्लास में, कक्षा में सबसे कमजोर बालक जो होगा, जो बहुत मतलब पढ़ाई में कमजोर है, जिसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, कितना भी सिखा तो वो नहीं समझ पाता है, तो उस बालक की पहचान करनी है तो कैसे करोगे, आप परीक्षा लोगे। सबसे साधारण और आसान तरीका है व्यक्तिगत परीक्षा लो, यानी सबको प्रश्न पत्र दो और सब उसको हल करेंगे। हल करने के बाद सबका जांच करो, जिसके सबसे कम अंक है समझ जाओ भाई वही कौन है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में वो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ पाया गया है। चौथा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षण किए जा सकते हैं, यानी हम उन्हें उदाहरण के रूप में यानी कि प्रश्न देंगे और उन्हें वैकल्प देंगे। जी हाँ, वैकल्पिक प्रश्न जो आप जानते होंगे, वैकल्पिक प्रश्न यानी प्रश्न होगा उसके 4 उत्तर होंगे। और कोई भी अगर सामान्य बालक होता है जो पिछड़ा नहीं होता है तो वो क्या करेगा, चारों में से एक को जानकर उत्तर बता देगा। लेकिन अगर कोई अजीबोगरीब उत्तर बताए, गलत, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है, तो समझ जाइए कि वो मानसिक रूप से पिछड़ा है। तो ये 4 जो है विधियां, ये 4 जो मेथड्स हैं, इनसे आप जान सकते भाई, ये 3 मेथड हो गए, चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 मेथड से आप जान सकते हैं कोई बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है या नहीं है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप जान पाएंगे, सामूहिक परीक्षण से जान पाएंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से जान पाएंगे और वस्तुनिष्ठ परीक्षण से भी जान सकते हैं। तो इसमें आप पहले ये लिखिएगा, फिर इसमें 4-5 लाइन की थ्योरी जो मैंने समझाई वो लिखिएगा, तीनों में ऐसा ही कीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर कुछ अन्य विधि भी यहाँ पे है भाई, यदि आप गणित के शिक्षण है, आप शिक्षा दे रहे हैं तो आप तो पहचान लोगे मान लो, और नहीं पहचान पा रहे तो अन्य अध्यापकों से आप क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि कौन सा लड़का, 2-3 लोगों से बात करोगे समझ में आ जाएगा। 2-3 शिक्षक से पूछोगे, गणित के शिक्षक आप हो, यदि आप अंग्रेजी के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से पूछोगे तो बताएंगे कि हाँ ये लड़के जो है 2-3 ही हमेशा क्लास में, कक्षा में शांत होते, कभी सवालों का जवाब नहीं देते, कभी उन्हें सही सवालों का हल नहीं करते, उनका गृह कार्य भी अधूरा रहता है। तो इससे आप समझ जाओगे, क्लास में शांत बैठे होते तो समझ जाओगे भाई, पता चल जाएगा कौन मानसिक रूप से पिछड़ा है। और साक्षात्कार कर सकते हैं। जी हाँ, साक्षात्कार मतलब होता है प्रत्येक छात्र से आप स्वयं बातचीत कर सकते हैं और बातचीत के हाव से वो समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आप उससे पूछ सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार आप बनाकर उससे पता कर सकते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। तो भाई आप उसका साक्षात्कार करके, उससे बातचीत करके, उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं उसे जानकर आप समझ पाएंगे कि भाई वो बालक मानसिक रूप से पिछड़ा है या नहीं है। तो यहां पर है हमारे जो कुछ तरीके दिए गए हैं मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते हैं उनके पहचान करने की। तो छात्रों, ये तो हो गए हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, किंतु और भी ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है गणित में अपार संभावना है प्रश्न देने की, तो हम इसमें बहुत ज्यादा कि ये गेसिंग नहीं कर सकते कि हाँ ये आएगा ही या ये नहीं आएगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान आपको है। जैसे कि अगर सवाल आया आपको जोड़ घटाने के ऊपर, कि जोड़ घटाना जो होता है उसके ऊपर प्रश्न बनाकर आप इसे समझाइए, इतना तो आप कर सकते हैं। फिर आपको अगर आ जाता है मान लीजिए गुणाफल और भाग पर, जी हाँ, गुणाफल
गुणनफल या फिर भागाकार पर। जी हाँ, जो भागाकार होता है उस पर प्रश्न आएगा तो आपको आना चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार की। या फिर कभी आपको सब पूछ सकता है प्रश्न कि सम विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनको बताइए भाई। अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है ना, भाज्य अभाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो भाई इस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं और आपको इनके उत्तर जरूर लिखने होंगे, ध्यान रखने होंगे, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे गणित में तो ऐसे बहुत सारे कई सैकड़ों टॉपिक हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनका ज्ञान आपको है, किंतु अभी हम समय की कमी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि आप अपने पुस्तक में दिया होगा कि प्राकृतिक संख्या को पहचानो, भाज्य विभाज्य संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या क्या होती है, लघुत्तम दीर्घोत्तम, ये सब क्या होती है, संख्या क्या होती है। तो इनको आपको जानना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको पढ़ने होंगे और इन्हें जोड़ना घटाना भी सीखना होगा। या फिर आपको कोई भी प्रश्न जो होगा छोटा छोटा, जैसे मैंने अभी इसके पहले शुरुआत में बताया था कि इस संख्या को आप क्या कीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए। तो इस प्रकार के कई प्रश्न दे सकता है। या फिर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम देगा और उसे उत्तर पूछेगा, आपको दे सकता है। तो आपको इन सभी परिस्थितियों के लिए इस प्रकार के सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करनी है। अगर इन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करेंगे तो आपको निश्चित ही परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहली बात तो जो पिछला प्रश्न पत्र है आप वो देख लीजिए। पिछला प्रश्न पत्र देखकर आप क्या कर पाएंगे, इन सभी को जान पाएंगे। जी हाँ, इस प्रकार का आपको जनरल आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनका भी अभ्यास आपको करना होगा। तो ये हो गया हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इकाई 1 के। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इकाई 2 में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा डीएलएड का ये प्रोफेशनल कोर्स और स्वागत है आपका जैन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में।